D5 तो बच्चों पहले करते हैं, ठीक है। इसमें तो पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर की बात की जा रही है। तो कूलिंग थेरेपी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट, ये सही है। बिकॉज ऑफ हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है नर्सिंग हेल्थ प्रेप चैनल पर। आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूँ। मैं प्रदीप, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट BLS एंड ACLS। तो जो आज का हमारा मेन फोकस होगा वो BLS पे होगा, और हम इस पे चर्चा करेंगे कि एक अगर आपको अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम आउट ऑफ हॉस्पिटल मिल जाता है, ठीक है, तो हम उसे कैसे सर्वाइव कराएंगे, ठीक है, या फिर उसकी चैन क्या होगी, किस कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अ, अपने BLS के बारे में कि अडल्ट चैन ऑफ सर्वाइवल क्या होती है। ये जो सर्वाइवल चैन आप देख रहे हो, इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट एंड आउट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की आप देख रहे हो, ठीक है। ये दोनों ही AHA के द्वारा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दी गई है, ठीक है। और दोस्तों, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों ही चैन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है, जब CPR स्टार्ट करते हैं तो इसकी फर्स्ट इंडिकेशन क्या है इन अडल्ट। अडल्ट में फर्स्ट इंडिकेशन क्या है कि नो पल्स। अगर विक्टिम में पल्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको CPR स्टार्ट करते हैं। बट CPR स्टार्ट करने के भी उससे पहले भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी विक्टिम अगर अनरेस्पॉन्सिव हो, मे बी उसमें पल्स प्रेजेंट हो, है ना। या फिर हो सकता है कि जिस विक्टिम को आप बचाने के लिए जा रहे हो आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, आप उसको बचाने जाओ और वहाँ पे आपकी लाइफ को डेंजर हो जाए, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें CPR नहीं भी करना होता, ठीक है। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक कंडीशन बताऊंगा। जैसे कि हम बात करते हैं अभी अडल्ट इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट चैन ऑफ सर्वाइवल। अगर आप इन हॉस्पिटल हो, ठीक है, तो अडल्ट को हमें सर्वाइव कराना है, तो किस किस स्टेप को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप आप देख रहे हैं अर्ली रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। मीन्स इन द हॉस्पिटल आप हैं, ठीक है, लेकिन अर्ली रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन वर्ड आपने इसमें देखा है, प्रिवेंशन, कि इन हॉस्पिटल टेस्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है क्या, ऐसा एक सवाल उठता है इस वजह से कि इसमें प्रिवेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इन अगर विक्टिम पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है, तो आप सपोज कर सकते हो जैसे कि कोई एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, हार्ट अटैक आया हुआ है, अटैक आया हुआ था किसी पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ चांस है विद इन 24 आवर इसको कार्डियक अरेस्ट हो, ठीक है। तो हमें इसको प्रिवेंट करना है कार्डियक अरेस्ट के आने से। दूसरी कंडीशन हमें पता है कोई विक्टिम जिसमें जैसे कि स्ट्रोक आया हुआ है, ठीक है, या फिर जिसकी हार्ट रेट बहुत बिलो चली गई है, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, जिसमें आपको हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पेशेंट अनस्टेबल रहेगा, ये सारे साइन सिम्टम्स अगर आ रहे हैं पेशेंट में, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो इन द हॉस्पिटल अगर आप हैं, ठीक है, और विक्टिम को हमें बचाना है, तो फर्स्ट ऑफ चैन ऑफ सर्वाइवल में जो पहला स्टेप है वो है अर्ली रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो है एक्टिवेशन एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स। अच्छा, अब अगर सपोज करो आप कि किसी में कार्डियक अरेस्ट आ गया है, अ, हमें क्या करना है अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया इन द हॉस्पिटल, तो सबसे पहले हमें करना है एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स, एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, और कोड ब्लू भी बोलते हैं इसको, कोड ब्लू एक्टिवेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप थर्ड स्टेप क्या है, हाई क्वालिटी CPR। उसके बाद आपको CPR स्टार्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, CPR स्टार्ट करना है। CPR कैसे करना है, क्या पोजीशन होती है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हाई क्वालिटी CPR स्टार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिफिब्रिलेशन, ठीक है, डिफेब करना है उसको। फिर उसके बाद अगर पेशेंट है क्या हो जाता है, रोस हो जाता है, और रिकवरी ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, रोस हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उसकी पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में उसको शिफ्ट करना है एंड रिकवरी। तो दोस्तों, ये आपका ये जो सारे स्टेप ये इन हॉस्पिटल है, ठीक है। बट अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसकी चेन ऑफ सर्वाइवल में क्या क्या डिफरेंस है, देखिए आप।
आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट चैन ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, अब सपोज करो आप कहीं मॉल वगैरह घूमने गए हो, ठीक है, या फिर आप कहीं जॉगिंग वगैरह पे दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए हो और आपको कोई ऐसा विक्टिम मिल जाए कि जो कोलैप्स हो गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स। मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले ईएमएस को कॉल करना है, ठीक है, फिर सीपीआर स्टार्ट करना है। और आपके पास आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल आपके पास एडी अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें आपको डिफैब करना है। फिर उसके बाद पेशेंट को ट्रांसफर करवा के एडवांस रिसस्सिटेशन करना है, ठीक है, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एंड रिकवरी। ये सारे स्टेप किसके हो गए, आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के। तो दोस्तों आप इसमें डिफरेंस देख रहे होंगे, इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट और आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें प्रिवेंशन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, एक्टिवेशन। क्योंकि सडन बाहर तो सडनली होता है, लेकिन इन हॉस्पिटल हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप के पेशेंट में क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो उससे बचाया जाए। तो इन हॉस्पिटल तो आपको प्रिवेंट कराना है, लेकिन आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल आपको सडनली मिल गया है तो इमरजेंसी एक्टिवेट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप दोनों में सेम है, थर्ड स्टेप सेम है, लेकिन इसमें देखो, जैसे अगर बाहर आपके पास एडी अवेलेबल है तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको एडी से शॉक दे दिया है, ठीक है, करंट दे दिया है। बट इन केस ऑफ आपके पास एडी नहीं है, ठीक है, अगर एडी नहीं है तो उसे एडवांस रिसस्सिटेशन मीन्स एम्बुलेंस में आपको उसको ट्रांसफर करवाना है। आपके पास जैसे इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स किया था, आपके पास एम्बुलेंस आ गई है, ठीक है, और एम्बुलेंस आते ही मान लीजिए एम्बुलेंस डिफैब लेके आई है, तो पहले उसको डिफैब कराना है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कराना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप है, दोनों में पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एंड रिकवरी सेम है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एल्गोरिदम की, बीएलएस एल्गोरिदम। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि बीएलएस हमेशा आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर हॉस्पिटल इन द हॉस्पिटल है तो भी जो एडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल है उसमें आपको पहले स्टेप जो करना है वो बीएलएस के स्टेप है। जैसे कि हमने पहले देख लिया है यहाँ पे, इसमें देखो दोनों में कि जो ये जो स्टेप है, ठीक है, कौन से स्टेप, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो स्टेप है ये किस में जाएंगे, बीएलएस में जाएंगे, और इसके बाद वाले जो स्टेप है ये एसीएलएस में जाएंगे, ठीक है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो हम एक बार एल्गोरिदम को देख लेते हैं। एल्गोरिदम जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2020 में बीएलएस के लिए जारी किया था, 2020 में, देखो ये लिखा हुआ है, हम इसी के रेफर से आपको बता रहे हैं। 2020 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या किया दोस्तों, बीएलएस का एल्गोरिदम दिया, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, वेरीफाई सीन सेफ्टी, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई सीन सेफ्टी इसमें दिया हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे कि सर इसमें तो आपने एक्टिवेशन इमरजेंसी रेस्पॉन्स बताया था, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स है इसी के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि पहले पार्ट में हम बोलेंगे सीन सेफ्टी ये वाला, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम बोलेंगे चेक रेस्पॉन्स, एंड थर्ड पार्ट में बोलेंगे कॉल फॉर हेल्प। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉल फॉर हेल्प। ये सारे मिनी स्टेप हैं जो कि एडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल के फर्स्ट स्टेप में आती है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल का जो फर्स्ट स्टेप है, एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या आता है, वेरीफाई सीन सेफ्टी। अब देखो दोस्तों, सीन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो किसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और यहाँ से ट्रैफिक भी जा रहा है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो आप ऑन द मिडिल ऑफ द रोड आप इस को रिससिटेट नहीं कर पाएंगे, सीपीआर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ आपकी खुद की जो हेल्थ है, ठीक है, आपकी खुद की लाइफ भी डेंजर है, क्योंकि ये वाले पर्सन को तो हिट करके गई है कोई गाड़ी या फिर इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीन को सेफ करना पड़ेगा। सीन सेफ करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर्सन को यहाँ से उठाइए, ठीक है, और रोड के साइड में लेके आइए, यहाँ पे कोई बैनर वगैरह लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप इसका रिससिटेशन स्टार्ट कीजिए, जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये दे दिया, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज करो कोई एक हाउस है, फायर हाउस, ठीक है, इसमें फायर लगी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर कोई पर्सन अगर अनरेस्पॉन्सिव हो रखा है, ठीक है, तो आप सेल्फ लाइफ को डेंजर में डाल के इसके अंदर जाके थोड़ी ना बचाओगे। तो इसमें आपको अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। अल्टरनेटिव कैसे, आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए, वो उससे रिकवर करेगी और यहाँ से बाहर निकालेगी, सीन सेफ होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक है।
इसी तरह से सपोज करो किसी स्विमिंग पूल में या तालाब में, नदी में कोई पर्सन बह रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे डूब रहा है। अगर आपको खुद को तैरना नहीं आता तो उसको कैसे बचाओगे? ऐसी कंडीशन में आप जाओगे, ठीक है, तो आपकी भी लाइफ डेंजर में होगी। तो इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए एक कंक्लूजन ये आता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सीन सेफ्टी। आफ्टर सीन सेफ ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो सपोज करो हमने मान लिया कि हम सीन इज सेफ, उसके बाद जब सेकंड स्टेप आता है उसमें क्या आता है? चेक रेस्पॉन्स। दोस्तों हमेशा याद रखना, रेस्पॉन्स हमेशा कहाँ से चेक करते हैं? सपोज करो ये बंदा है, ठीक है, और ये क्या हुआ है? अनरेस्पॉन्सिव हुआ है, तो हमें इसे फेस करना है, फेस ऑफ द विक्टिम, ठीक है, और शोल्डर पे टैप करना है, टैप ऑन द शोल्डर। ओके, दोनों हाथों से शोल्डर पे टैप करना है और पूछना है आर यू ओके, आर यू ओके, ठीक है, ये आपको इससे पूछना है। सपोज करो इसका अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी हेल्प के लिए बुलाना है। और हेल्प सबसे पहले आप कहाँ बुलाओगे? आसपास बुलाओगे, शाउट फॉर हेल्प, नियर बाई आपको कॉल करना है हेल्प के लिए। अगर सपोज करो अगर यहाँ पे कोई है, ठीक है, तो वो जो पर्सन आया है आप उसको बता दीजिए कि भाई ये अनरेस्पॉन्सिव, आप प्लीज़ कॉल कर दीजिए, एक्टिवेट ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, या एम्बुलेंस को बुला लीजिए। अगर वहाँ पे कोई है नहीं तो आप सेल्फ ही मोबाइल को लाउड स्पीकर पे डाल के, ठीक है, फिर कॉल कर दीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप इज सीन सेफ्टी, सेकंड स्टेप इज चेक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स हमेशा आपको चेक करना है, फेस द विक्टिम एंड टैप ऑन द शोल्डर एंड साउट आर यू ओके, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आप लोकल लैंग्वेज भी बोल करके उसको रेस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। इफ पेशेंट या विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव देन आपको क्या करना है? एक्टिवेट ईएमएस। और इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर आपके आसपास एईडी अवेलेबल है, एईडी क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, इसकी पूरी एक क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा एडी कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे यूज करते हैं और ये डीफैब से किस वे में अलग है। ठीक है, अगर आपके पास एडी अवेलेबल है तो आप उसको अटैच कर दीजिए, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज आपको यहाँ हो गया है कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिव कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है? पल्स एंड ब्रीथिंग दोनों को साथ में देखना है। लुक फॉर नो ब्रीथिंग और गैस्पिंग। गैस्पिंग इज नॉट इन काउंट इन नॉर्मल ब्रीथिंग। एंड पल्स को हमेशा आपको 10 सेकंड से कम में ही 5 to 10 सेकंड 5 to 10 सेकंड ही आपको चेक करना है। मोर देन 10 सेकंड आपको पल्स चेक नहीं करनी, उससे टाइम वेस्ट होता है, और भी रीजन है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लेस देन 5 सेकंड आपको चेक नहीं करना है, हमेशा 5 सेकंड से ज़्यादा चेक करनी है, 5 सेकंड तक करना है। बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया तो मे बी मिस यू मिस द पल्स, ठीक है। सपोज मोर देन 10 सेकंड आप रखते हैं, ठीक है, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। अगर पल्स पल्स 1 मिनट में कितनी बार आती है? 72 टाइम्स आती है, तो 10 सेकंड में लगभग कितनी आएगी? 7 to 8 पल्स तो आएगी। अगर आप 10 सेकंड तक भी पल्स फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स इसमें पल्स नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। बिकॉज ऑफ एवरी मिनट, एवरी सिंगल मिनट चांस ऑफ सर्वाइवल शुड बी डिक्रीज 7 to 10%। अब आप देख लीजिए, अगर आपने 1 मिनट तक पल्स या फिर ब्रीथिंग चेक करने में वेस्ट किया है, तो उस विक्टिम के रिवाइव होने के चांस अब लेस देन 90% हो गए। सपोज करो आपने 2 मिनट किया है, तो यहाँ पे चांस लेस देन 80% हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पल्स और ब्रीथिंग चेक करने में, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे 2 तरह की कंडीशंस हो सकती है, यहाँ पे ब्रीथिंग प्रेजेंट भी हो सकती है और पल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, यानी ब्रीथिंग नॉर्मल है और पल्स भी आपको फील हो रही है। तो जो आपने इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट किया था, एम्बुलेंस को बुलाया था, वो आएंगे, ठीक है, और तब तक आपको विक्टिम को मॉनिटर करना है, ठीक है, उसको मॉनिटर करते रहना है, उसकी पल्स ब्रीथिंग को एवरी 2 मिनट्स में उसको चेक करते रहना है, पल्स एंड ब्रीथिंग को, ठीक है, और जब एम्बुलेंस आ जाए उसको ट्रांसफर करवा देना है। सिंपल है। इन केस ऑफ इसमें ब्रीथिंग तो नहीं है लेकिन पल्स मिल रही है, इट मीन्स रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रखा है या फिर उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसे रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। रेस्क्यू ब्रीथ एवरी 10 10 ब्रीथ एवरी 6 सेकंड। इट्स मीन्स 1 मिनट में आपको कितनी बार ब्रीथ देनी है? 10 टाइम्स ब्रीथ देनी है 1 मिनट में, 10 टाइम्स। ओके दोस्तों, और आपको पल्स भी चेक करते रहना है एवरी 2 मिनट्स में। अगर पल्स नहीं मिले तो क्या करना है? हमें सीपीआर स्टार्ट कर देना है,
अगर ऐसा विक्टिम जिसमें ब्रीथिंग नहीं है और पल्स है, तो मे बी वो ओपिड्स ओवरडोज का केस हो सकता है। और ऐसे में ये प्रोटोकॉल है कि इसकी ओपिड्स की एंटीडोट जो होती है नैलेक्सोन, वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, एक नेक्स्ट कंडीशन फिर आती है दोस्तों, हमने पहले डिस्कस किया कि पल्स एंड ब्रीथिंग दोनों प्रेजेंट है, इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, पल्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि पल्स एंड ब्रीथिंग दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। और सीपीआर स्टार्ट करते टाइम इसके क्या स्टेप्स हैं, हैंड पोजीशंस क्या होती है, ठीक है, और पेशेंट पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एल्गोरिदम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें 30:2 के साइकिल में इसे क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही एडी अवेलेबल होगा, हमें क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल एडी को अटैच करना है। एडी को अटैच करना है जल्दी से जल्दी। एडी अटैच करने का बेनिफिट ये है क्योंकि दोस्तों जो सीपीआर हम कर रहे हैं, सीपीआर इज द फर्स्ट एड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। बट इन अडल्ट जो कार्डियक अरेस्ट आता है, वो रिसर्च से पता चला है कि वो शॉकेबल रिदम जैसे आता है। ठीक है, और शॉकेबल रिदम का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, शॉक एडी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी एडी को अटैच करना है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दी गई एल्गोरिथम ऑफ पीएलएस। उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडी अटैच हुआ, एडी अटैच होती है, जो इसने एडी ने क्या किया, एनालाइज ऑफ हार्ट रिदम। अगर रिदम इज शॉकेबल तो हमने शॉक प्रोवाइड कर दिया है विक्टिम को। अगर शॉकेबल नहीं है तो क्या किया है, सीपीआर स्टार्ट रखा है और एडी को अटैच ही रखना है। और एवरी 2 मिनट्स में एडी क्या करती रहेगी, एवरी 2 मिनट्स में रिदम को एनालाइज करती रहेगी, एवरी 2 मिनट्स में। ठीक है दोस्तों, अगर शॉकेबल रिदम है तो आपको शॉक देना है, एडी को अलाउ करना है रिदम चेक करने के लिए, कंटिन्यूस अंटिल एएलएस प्रोवाइडर टेक ओवर एंड विक्टिम। जैसे ही एम्बुलेंस आ जाती है उसके बाद आपको हैंड ओवर दे देना है, किसको, ईएमएस पर्सन को दे देना है, और वो जो होगा नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। देखो ये वाले स्टेप हमने अभी तक पढ़े हैं, एक्टिवेट किया, हाई क्वालिटी शिप किया, डी5 किया, एडी यूज किया। ठीक है, और उसके बाद हमने हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर करने के बाद उसको एडवांस रिसक्टेशन जैसे ऑक्सीजन लगाई। ठीक है, एम्बुलेंस में आपको एडीआर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटर भी मिल जाएगा। तो ये वाले पार्ट्स को हम बोलेंगे एसीएलएस पार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बने रहिए नेक्स्ट एसीएलएस और सीपीआर और एडी की जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्स लेटर प्रेप चैनल पर आकर के उसमें देख सकते हैं। इन फ्यूचर जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक। हेलो दोस्तों, अभी हमने अडल्ट चैन ऑफ सर्वाइवल इन हॉस्पिटल और आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल दोनों को डिस्कस किया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ एमसीक्यूज है, कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट लिंक ऑफ अडल्ट चैन ऑफ सर्वाइवल। तो हमने अडल्ट चैन ऑफ सर्वाइवल हमने देखी थी। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, इमरजेंसी में रेस्पॉन्स, इमरजेंसी रेस्पॉन्स, एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स और रिकॉग्नाइज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट आपने जैसे ही रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, तो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी देखो हमने पहले पहले सबसे पहले कौन कौन से स्टेप हमने बात किया था कि इमरजेंसी रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स इज द फर्स्ट स्टेप ना। तो इसमें से सबसे पहले क्या था, सीन सेफ्टी। ठीक है, सीन सेफ्टी फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमने इसी स्टेप के अंदर देखा था वो क्या था, चेक रेस्पॉन्स, चेक रेस्पॉन्स। एंड थर्ड स्टेप क्या था, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प या एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स। तो जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज किया कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए एक बार ऑप्शन, क्या आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, नहीं ये सही नहीं है।
तो एक्टिवेशन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, और ये तो सारी बात की बात है। स्टार्ट पोस्ट केयर कूलिंग थेरेपी, ये तो तब किया जाता है टेम्परेचर मैनेजमेंट जब रोस हो जाता है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, मतलब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में गया था, अब उसके वापस हार्ट रेट आ गई है, उसके बाद हम ये वाली थेरेपी करते हैं, टेम्परेचर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सीपीआर करना नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरा रिकॉग्नाइज एक्टिवेशन, ऑफ कोर्स ये सही है, फिर सीपीआर डीफैब एडवांस किया, ये ठीक है। ठीक है, सबसे पहले डीफैब भी नहीं करते, रिकवरी पोजीशन सबसे पहले क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्ली सीपीआर इन चेन। यस बच्चों, व्हाट इज द गोल एक्चुअली, आप जो सीपीआर कर रहे हो बहुत जल्दी स्टार्ट किया, अर्ली सीपीआर स्टार्ट किया, जल्दी से सीन सेव किया और सब कुछ, लेकिन सबका मेन मोटो क्या है, मेन मोटो क्या है कि रीस्टार्ट द हार्ट इमीडिएटली, ऑफकोर्स ये तो है ही, बट द मेन मोटो इज मेंटेन ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन, ये इसका मेन मोटो है, मेन प्राइमरी गोल है। क्यों, क्योंकि अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पर मिनट क्या हो रहा है, 7 to 10% ऑफ चैन ऑफ 7 to 10% चांस ऑफ सर्वाइवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये आप ये देखिए कि जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मेनली हम मानते हैं ब्रेन, ठीक है, ब्रेन हो गया, इसके अलावा लंग्स हो गया, हार्ट खुद हो गया, ठीक है, किडनी, लीवर वगैरह, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ब्रेन। क्यों, क्योंकि ब्रेन में 3 to 5 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची है तो उसमें इरिवर्सिबल न्यूरॉन डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है, एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया उसके बाद रिकवरी नहीं होती उसकी, ठीक है, रीजनरेशन पावर नहीं होती न्यूरॉन्स में, इस वजह से। तो हमारा मेन मोटो क्या है, मेंटेन ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन, स्पेशली किसमें, ब्रेन में। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिवाइस इज यूज फॉर अर्ली डिफेब इन द पब्लिक सिटिंग। ये बहुत अच्छा वर्ड दिया है, पब्लिक सिटिंग। तो दोस्तों बीएलएस एंड एसीएलएस में हमने देखा है, ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है कि बीएलएस आउट ऑफ हॉस्पिटल होता है जबकि एसीएलएस इन द हॉस्पिटल किया जाता है, ठीक है। बीएलएस में हम कोई भी मेडिकेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन लगा के कनेक्ट कर देते हैं वो वाली, या फिर हम एडवांस इक्विपमेंट का यूज नहीं करते। लेकिन एक इक्विपमेंट को छोड़कर, वो है एईडी, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, इस पर हम क्लास लेंगे पूरी। तो इसका यूज हम पब्लिकली करते हैं, इसको एक पोर्टेबल डिवाइस होती है स्मॉल एडी, जो डीफैब का स्मॉल वर्जन है, इसको पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते हैं। क्यों लगाया जाता है, बिकॉज ऑफ गिव गिव टू शॉक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वेंटिलेटर, ईसीजी या पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, तो करेक्ट आंसर इज एडी। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग डिफाइन हाई क्वालिटी सीपीआर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सैलो कंप्रेशन, स्लो एंड सैलो कंप्रेशन नहीं, कंप्रेशन डेप्थ 2.4 इंच, ये सही है। हाई क्वालिटी सीपीआर के कैरेक्टर्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। हाई क्वालिटी सीपीआर अगर चल रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, एक तो रेट हमेशा होनी चाहिए 100 to 120 पर मिनट। सेकंड है डेप्थ होनी चाहिए 2 to 2.4 इंच इन अडल्ट, ठीक है। और थर्ड जो क्वालिटी, हाई क्वालिटी सीपीआर की, उसमें है आपको किसी भी तरीके से लेस मोर देन 10 सेकेंड टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 सेकेंड से ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको विद इन 10 सेकेंड आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है कंप्रेशन। और लास्ट है कंप्लीट रिकॉइल ऑफ द चेस्ट, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, रिकॉइल ऑफ द चेस्ट, मीन्स आपने जितने कंप्रेशन डेप्थ रखी है उसी को वापस रिलीज करना है, उतना ही। ये 4 हाई क्वालिटी सीपीआर के कैरेक्टर हैं दोस्तों, इनको याद रखना। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा सही, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्लूड द एडवांस, ऑफ कोर्स एडवांस एएलएस लाइफ सपोर्ट में क्या इंक्लूड किया गया है, तो आप लोगों को पता है, चेस्ट कंप्रेशन ओनली नहीं, ये तो बीएलएस में आता है। यूज ऑफ एडी लेयर स्क्वायर मीन्स कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, जिनको नॉलेज नहीं है अबाउट मेडिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। कॉमन मैन में
वो पर्सन आते हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते, ठीक है। इसमें सभी पर्सन आते हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे हो गया, मेट्रो स्टेशन पे हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट दी जा रही है, तो उसमें क्या इंक्लूड की जाएगी? मेडिकेशन एडवांस एयरवे। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पोस्ट कार्डिक? बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर? मीन्स पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आया था, ठीक है, और उसको रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो गया है, पल्स प्रेजेंट आ गई है, ठीक है, पल्स प्रेजेंट है। तो अब इस कंडीशन में इसका जो विक्टिम का है, व्हाट इज द मेन फोकस? फोकस क्या करेंगे? इनमें डी5 तो बच्चों पहले करते हैं, ठीक है। इसमें तो पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर की बात की जा रही है। तो कूलिंग थेरेपी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट, ये सही है। बिकॉज ऑफ जैसे ही पेशेंट को रिकवरी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आ जाता है, टेम्परेचर मैनेजमेंट किया जाता है, और जिस जिस वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि एबीजी एनालिसिस, इसमें हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया किस वजह से आया था, ठीक है। ये सारी चीज़ जो रिवर्सिबल कोजेस होते हैं, उनको सही किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कूलिंग थेरेपी एंड स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल लिंक? फाइनल लिंक क्या है? फाइनल लिंक आपने देखा है, दोनों में ही क्या है? रिकवरी, ठीक है। तो रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, ये इज द फाइनल लिंक ऑफ अडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिंक मोस्ट रिलाइज ऑन द जनरल पब्लिक? यस दोस्तों, जनरल पब्लिक रादर देन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जनरल पब्लिक को आप क्या अवेयर करोगे अगर इन केस ऑफ आपको आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, जस्ट लाइक ऑन द रोड, इन द ग्राउंड, और outside of hospital, means any type of conditions or situation may be there. So दिस टाइप ऑफ कंडीशन में हम क्या करेंगे? पब्लिक को क्या अवेयर करेंगे? क्या हमें उन्हें पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर के बारे में बताना चाहिए, एडवांस रिसक्सिटेशन के बारे में बताना चाहिए, रिहेबिलिटेशन? तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि जब भी किसी पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आता है, ठीक है, और वो बेहोश हो जाता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, तो हमें ये अवेयर करना है कि वो जल्दी से जल्दी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को बुलाएं, एम्बुलेंस को कॉल करें। और एम्बुलेंस के नंबर कितने हैं अपने इंडिया में? 102 है, 108 है, और 112 है। इन नंबर पे कॉल करें और जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को बुलाएं, ठीक है दोस्तों। और सीपीआर की जो बेसिक टेक्निक है वो हम जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करें, अवेयरनेस करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, एक्टिवेशन ऑफ ईएमएस एंड सीपीआर। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे अपने अडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल से, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा हम आरएमएल एग्जाम के लिए आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं अपने नर्स लेटर प्रेप चैनल पर। तो जल्दी ही इसकी अपडेट दे दी जाएगी आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ बने रहो। थैंक यू। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बीएलएस और सीपीआर की टेक्निक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एडी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल रेस्क्यूअर और डबल रेस्क्यूअर अगर हो, जैसे एक से ज़्यादा रेस्क्यूअर हो तो कैसे मैनेज करना है। फिर मैं आपको एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट ACLS के बारे में बताऊंगा। तो इसके लेक्चर्स होने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।